हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर वी एंड अवर एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट मे बी द फिजिकल एनवायरनमेंट, द केमिकल एनवायरनमेंट और द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दस द एनवायरनमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो फिजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, वो केमिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो स्टडी करने के लिए हम एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो जो एबायोटिक होता है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और जो बायोटिक कंपोनेंट होता है उसमें लिविंग बींग्स आते हैं। The abiotic environment includes the air, atmosphere, water, hydrosphere and land lithosphere. The biotic environment includes the plants and animals, includes humans. Biosphere. तो जो एबायोटिक एनवायरनमेंट होता है उसमें तीन कंपोनेंट्स आते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जो है वो होता है एयर वाला कंपोनेंट, जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो होता है वाटर वाला कंपोनेंट और जो लिथोस्फीयर होता है वो होता है लैंड वाला कंपोनेंट। और जो बायोटिक इन्वायरमेंट होता है उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और बेसिकली सारे लिविंग बींग्स आते हैं और उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। द फिजिकल और एबायोटिक इन्वायरमेंट सस्टेन्स द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। द टू इंटरेक्ट इन द बायोस्फीयर एंड एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी। तो जो फिजिकल या एबायोटिक इन्वायरमेंट होता है उससे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट सस्टेन कर पाता है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बायोस्फीयर में और इनमें एक्सचेंज होता है मैटर और एनर्जी का। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर। द वर्ड लिथोस्फीयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस मीनिंग रॉक. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and is covered by a thin layer of soil. It covers the entire surface of the earth from the top of Mount Everest to the bottom of the Mariana Trench. The surface of earth extends both over the continents and ocean basins. It includes the mountains, plateaus, plains and valleys. The lithosphere is very important because it is a large reservoir of resources which are very useful to man. The majority of the material objects which man requires are supplied by lithosphere. The lithosphere has an average thickness of about 100 kilometers. तो ये जो वर्ड लिथोस्फीयर जो है ये ग्रीक वर्ड लिथोस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है रॉक, मतलब चट्टान, पहाड़ या पत्थर। तो हमारी अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट है जिसके ऊपर सॉइल की एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये जो पूरा क्रस्ट होता है ये रॉक्स और मिनरल्स से बना होता है और वो कवर होता है सॉइल की लेयर से और ये पूरी अर्थ के पूरी एंटायर सरफेस को कवर करता है, फिर चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो या फिर मारियाना ट्रेंच हो। और जो अर्थ की सरफेस है वो पूरी सरफेस को कवर करता है, दैट इज फिर चाहे वो कॉन्टिनेंट्स हो या फिर वो ओशन बेसिन्स हो, वो पूरी सरफेस को कवर करता है। इसमें सब आ जाता है, माउंटेन्स भी आते हैं, प्लेट्यूज भी आते हैं, प्लेन्स भी आते हैं, वैलीज भी आते हैं, पूरा जो अर्थ सरफेस है वो पूरा आ जाता है इसमें। और लिथोस्फीयर जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा रिसोर्सेज का रिजर्वायर है वो लिथोस्फीयर में ही है और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। जितने भी हमको मटेरियल्स मिलते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा हमको लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं। और अगर हम लिथोस्फीयर की थिकनेस की बात करें तो इसकी अराउंड एवरेज थिकनेस जो होती है वो 100 किलोमीटर्स की होती है। The lithosphere serves as a source of minerals. The minerals supply the basic materials required for making a variety of commodities which man uses daily. हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं, उसके लिए उसको बनाने के लिए हमको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो मिनरल्स जो हैं वो हमको लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं। The lithosphere is also a major source of fuels such as coal, petroleum and natural gas. Without these fuels, human life as we know it today would have been impossible. और जो मेजर फ्यूल्स होते हैं हमारे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे फ्यूल्स जो हैं ये हमको लिथोस्फीयर से मिलते हैं। तो अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो और ये मेजर फ्यूल्स हमको नहीं मिल रहे होते तो आज जो हमारी लाइफ है वो बहुत अलग होती।
हमारी लाइफ में जितने सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो यही फ्यूल्स ही हैं, बट फॉर सन। तो आज हमको अगर कहीं ट्रैवल करना है तो वी नीड फ्यूल, अगर हमको हमारा इनफैक्ट मोबाइल भी चार्ज करना है तो वी नीड फ्यूल। तो इसलिए लिथोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The lithosphere in combination with the hydrosphere and the atmosphere plays a vital role in the growth of plants and animals. It provides nutrients to the plants. The plants are the ultimate source of food for man and all other animals. अब लिथोस्फीयर जो है वहीं पर जो अर्थ सरफेस होती है जैसा कि हमने पढ़ा, तो ये हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के साथ कंबाइन होके और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। दैट इज़ जो प्लांट्स हैं वो अल्टीमेटली उगते तो ज़मीन में से ही है, तो ज़मीन में से ही उनको सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हम हाइड्रोस्फीयर से उसको वाटर मिलता है और एटमॉस्फेयर से उसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो बेसिकली इन एब्सेंस ऑफ लिथोस्फीयर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वही अल्टीमेट सोर्स है हमारे खाने का। द लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, फैक्ट्रीज और फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और लिथोस्फीयर जो है जो पूरी लैंड है, अगर ये लैंड ही नहीं होगी तो हम अपने घर कहाँ बनाएंगे, रोड्स कहाँ बनाएंगे, फैक्ट्रीज कहाँ बनाएंगे, या हमको अगर क्रॉप्स ग्रो करना है तो हम क्रॉप्स ग्रो कहाँ पे करेंगे। तो विदाउट लिथोस्फीयर वी कैन नॉट सर्वाइव। हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लेनेट. It includes water that is on the surface of the planet, under the ground and in the air. A planet's hydrosphere can be liquid, vapor or ice. On Earth, liquid water exists on the surface in the form of oceans, lakes and rivers. It also exists below ground as groundwater in wells and aquifers. In vapor form, water exists as water vapor in the atmosphere. अब हाइड्रोस्फीयर जो है, हाइड्रोस्फीयर इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट। दैट इज़ हमारे प्लेनेट पे जितना भी पानी है वो सबको हम रखते हैं हाइड्रोस्फीयर में। इसमें सब पूरा पानी आता है, फिर चाहे वो पानी हमारे सरफेस पर हो, फिर चाहे वो पानी अंडर द ग्राउंड हो, या वाटर वेपर के फॉर्म्स में इन्वायरमेंट में हो, या फिर आइस के फॉर्म में हो, ग्लेशियर्स के फॉर्म में हो। तो जितना भी पानी है, पूरा टोटल पानी जो है ये होता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे लिक्विड स्टेट में वाटर जो है वो हमको ओशंस, लेक्स, रिवर्स इन सब में मिलता है, और उसके अलावा पानी ग्राउंड के अंदर रहता है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वेल्स के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वेपर के फॉर्म में होता है एनवायरनमेंट में, वाटर वेपर के फॉर्म में। The frozen part of Earth's hydrosphere is made of ice, glaciers, ice caps and icebergs. Water moves through the hydrosphere in a cycle. Water collects in clouds and then falls to Earth in the form of rain or snow. The water collects in rivers, lakes and oceans. Then it evaporates into the atmosphere to start the cycle all over again. This is called the water cycle. और अगर फ्रोज़न पार्ट की बात करें अर्थ की, तो फ्रोज़न पार्ट जो होता है वो आइस के फॉर्म में होता है, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स और आइसबर्ग्स के फॉर्म में। और वाटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर में मूव करता रहता है एक साइकिल में। वाटर साइकिल हमने साइंस में भी पढ़ा था कि जो भी अर्थ सरफेस पे पानी होता है वो इवेपोरेट होता है और फिर उससे क्लाउड्स बनते हैं। फिर क्लाउड्स जो हैं वो रेन के फॉर्म में, पानी जो है वो वापस नीचे आता है और फिर वो वापस इवेपोरेट होता है वेपर्स के फॉर्म में। तो इस तरह से ये साइकिल जो है ये चलता रहता है, और इस साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। Atmosphere. The envelope of air which surrounds the earth is called the atmosphere. It is retained in its place by Earth's gravity. It acts as a security blanket. The atmosphere protects life on Earth by absorbing ultraviolet radiation, warming the surface through heat retention, and reducing temperature extremes between day and night. The changes in weather and climate are also due to the presence of atmosphere. The atmosphere provides us life-giving oxygen and also carbon dioxide for survival of plants. Humans are not the only ones who need oxygen. All kinds of animals need it too. Life on Earth could not exist without atmosphere. तो अर्थ के आसपास जो एयर है, जो एक एनवेलप फॉर्म करती है,
अर्थ के आसपास जो एयर का पूरा एक कवर है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हेल्प करता है एटमॉस्फेयर को सस्टेन करने के लिए, वो उसको वहाँ पर रिटेन करता है और ये एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट का काम करता है। ये हमको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से लाइफ को सेव करता है। और जो सरफेस होता है अर्थ का उस पर हीट रिटेंशन हो पाए उसमें भी वो हेल्प करता है और उसको वार्म रखने में हेल्प करता है। और रात और दिन में जो टेम्परेचर्स अलग अलग होते हैं उसको वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए उसको मेंटेन करने में भी जो एटमॉस्फेयर है वो हमको हेल्प करता है। और जो वेदर चेंज होता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है, वो भी एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस की वजह से ही होता है। एटमॉस्फेयर से हमको ऑक्सीजन मिलती है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जिससे लाइफ जो है वो इस प्लेनेट पर एग्जिस्ट कर सकती है। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही नहीं मिलती है ऑक्सीजन, एनिमल्स को भी मिलती है, प्लांट्स को भी मिलती है। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी अर्थ पे। तो इसलिए एटमॉस्फेयर जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। Biosphere. The biosphere is the narrow zone where the lithosphere, the hydrosphere and the atmosphere interact with each other to support life. The word biosphere has been derived from the Greek word bios meaning life and the Latin word sphere meaning total range. Biosphere hence refers to the living world and includes all plants and animals' life. तो बायोस्फीयर जो है ये वो जोन होता है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। और जो वर्ड बायोस्फीयर जो है ये एक ग्रीक वर्ड बायो से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है लाइफ, और एक लैटिन वर्ड स्फेयर जो है उसका मतलब होता है टोटल रेंज। मतलब एक ग्रीक वर्ड बायोस और एक लैटिन वर्ड स्फेयर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है बायोस्फीयर। और बायोस का मतलब होता है लाइफ और स्फीयर का मतलब होता है टोटल रेंज। तो बायोस्फीयर जो है वो पूरे लिविंग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि प्लांट्स, एनिमल्स सब इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर इन स्फेयर्स को हम इन सर्कल्स से रिप्रेजेंट करें, दैट इज़ ये एक सर्कल है जो एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा सर्कल है वो लिथोस्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो तीसरा सर्कल है ये हाइड्रोस्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों सर्कल जो है जहाँ मिलते हैं, ये जो एक सेंटर का पार्ट है, एक ट्रायंगुलर सा, ये जो छोटा सा पार्ट है ये होता है बायोस्फीयर, जहाँ पर एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फीयर भी है और हाइड्रोस्फीयर भी है। Biosphere, though relatively smaller in size, supports about 15 lakh different species of organisms. Without the biosphere, the Earth would be lifeless planets such as Mars or Venus. Humans have made a huge impact on the biosphere in both positive and negative manner. The growth of the human population on Earth means there is less room for other species. Because of these, many types of plants and animals have been partially or completely wiped out. तो बायोस्फीयर जो है वो देखने में तो ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि वो सिर्फ वही पार्ट है जहाँ पर तीनों स्फीयर जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, तीनों कंबाइन होते हैं। लेकिन ये इतना छोटा होने के बावजूद भी 15 लाख डिफरेंट स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है। सिर्फ इतने 15 लाख डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अर्थ पे रहते हैं एंड दे आर इन बायोस्फीयर ओनली। और बिना बायोस्फीयर के अर्थ पे लाइफ बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। दैट इज़ ये तीनों का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, उससे ही लाइफ सर्वाइव कर सकती है। अगर बायोस्फीयर नहीं होता तो अर्थ भी दूसरे प्लैनेट्स की तरह ही होती, मार्स या वीनस की तरह, जहाँ पर लाइफ नहीं है। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बायोस्फीयर को काफ़ी अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी। जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमको रहने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, और उसकी वजह से दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती है। तो वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, और कई सारे तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। The biosphere sustains us both with the food that we eat and with the air that we breathe.
Whatever we are vegetarian or meat eaters, the energy and protein we need to build our bodies come from things in the biosphere. और बायोस्फीयर जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमको खाना मिलता है और इससे हमको हवा मिलती है, हमको ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. तो आप चाहो वेजिटेरियन हो या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो, जो भी हमको एनर्जी चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो अल्टीमेटली हमको मिलती बायोस्फीयर से. Ecosystem. Everything in the natural world is interrelated. Plants, animals, and human beings depend on their immediate surroundings. They are often interdependent on each other as well. These relations of dependence and interdependence together constitute an ecosystem. In other words, an ecosystem is the system formed as a result of the complex interactions of all living organisms with each other and the physical and chemical factors of the environment in which they live. Large rainforests, grassland, deserts, lakes, mountains, oceans, rivers and even small ponds are examples of ecosystem. अब ecosystem क्या होता है? तो नेचुरल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, फिर चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, सभी जो हैं वो कभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट हैं. तो ये जो रिलेशनशिप होती है डिपेंडेंस की या इंटरडिपेंडेंस की, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. या दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो होता है लिविंग बींग्स के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिम्स के बीच में, और उनका इंटरेक्शन जो होता है फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के बीच में, वो उस फॉर्म करता है इकोसिस्टम. अब वो किसी भी तरह की सराउंडिंग्स हो, फिर चाहे वो रेन फॉरेस्ट हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो लेक हो, माउंटेन हो, ओशंस हो, रिवर्स हो, या चाहे वो स्मॉल पॉन्ड हो, तो ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं इकोसिस्टम के. इन सब में अपना अपना एक अलग अलग इकोसिस्टम होता है. इनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. Water, temperature, plants, animals, air, light and soil all work together to sustain life. If there is not enough light or water, or if the soil does not have the right nutrients, the plants will die. If the plants die, animals that depend on them will die. If the animals that depend on the plants die, the animals that depend on these plant-eating animals will also die. Ecosystems in nature work in the same way. All the parts work together to make a balanced system. अब जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वाटर, टेम्परेचर, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, लाइट, सॉइल, ये सब जो हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे लाइफ जो है वो सस्टेन कर पाती है. अगर मान लो कि लाइट नहीं हो, वाटर नहीं हो, सॉइल नहीं हो, तो प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते. अगर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते तो एनिमल्स नहीं सर्वाइव कर सकते. तो बेसिकली एक डिपेंडेंट है सब लोग एक दूसरे के ऊपर. तो इसी तरह से इकोसिस्टम जो है वो वर्क करता है. सारे ही कंपोनेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है. अगर कुछ भी एक मिसिंग हुआ तो बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है. तो इसीलिए सारे कंपोनेंट्स को एक साथ सही तरीके से काम करना होता है ताकि इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे. So this was the part 2 of our chapter We and Our Environment. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. If you want the links of the other parts or the other chapters, you can check the description box below. Thank you everyone.